हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिबल और विकृति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबल के बारे में कि प्रतिबल होता क्या है। प्रतिबल, देखिए, प्रतिबल को समझने से पहले हमें प्रत्यानयन बल को समझना होगा। किसे समझना होगा? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? जैसे कि माना यह क्या है, आपकी एक सतह है और इस सतह से आपकी वस्तु बहुत ही मजबूत तरीके से क्या हुई है, लगी हुई है। बहुत ही मजबूत तरीके से क्या हुई है, लगी हुई है। यहाँ अब इस वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी मान ली है हमने, L है। इस वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। अब इस वस्तु में मैंने क्या आरोपित किया, नीचे की ओर विरूपक बल आरोपित किया। नीचे की ओर क्या आरोपित किया, विरूपक बल आरोपित किया। तो यह वस्तु क्या होगी, कुछ समय पश्चात नीचे की ओर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने नीचे की ओर कौन सा बल आरोपित किए हैं, नीचे की ओर हमने आरोपित किए हैं आपका विरूपक बल। नीचे की ओर विरूपक बल आरोपित किए तो इसकी लंबाई कितना बढ़ गई, इतनी इसकी क्या बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई। तो इसे हम नाम देते हैं डेल एल। डेल एल का अर्थ होता है लंबाई में परिवर्तन। तो इसकी लंबाई बदल गई। अब यदि हम इस पर से विरूपक बल हटा लेते हैं तो यह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या आ जाएगी, वापस लौट आ जाएगी। और इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्यों वापस लौट रही है? क्यों? क्योंकि जैसे ही हम नीचे की ओर इस पर विरूपक बल आरोपित करते हैं तो उसी समय इस वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल आरोपित होता है, प्रत्यानयन बल। कौन सा बल आरोपित होता है, प्रत्यानयन बल आरोपित होता है। जैसे आप नीचे की ओर इस पे बल लगाएंगे, ठीक उसी समय ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल उठने लगेगा। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी प्रत्यानयन बल उठते ही रहेगा क्योंकि अभी विरूपक बल का मान हटा नहीं है हमारा, जो इसे अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता रहेगा। क्योंकि जिससे कि उसमें प्रत्यास्थता का गुण बना रहे। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। अर्थात प्रत्यानयन बल एक ऐसा बल है जो वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। और यहाँ जरा गौर कीजिएगा, जो आपका प्रत्यानयन बल है उसकी जो दिशा है वो आपके विरूपक बल की दिशा के विपरीत है। हम विरूपक बल लगा रहे थे नीचे की ओर जिससे कि इसकी लंबाई बढ़ती, तो इसे उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस लाने के लिए प्रत्यानयन बल इसकी विपरीत दिशा में लगा। यदि हम दूसरा एग्जांपल ले, यह है आपकी वस्तु जिसकी लंबाई L मान लेते हैं और इस पर हमने विरूपक बल लगाए ऊपर की ओर। इस पे जो है हमने विरूपक बल लगाए हैं वो क्या लगाए हैं, ऊपर की ओर लगाए हैं। अब क्या होगा, ये जो वस्तु होगी अंदर की ओर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। मतलब कि विरूपक बल लगाए हमने ऊपर की ओर, तो यह वस्तु क्या हो जाएगी, अंदर की ओर दब जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो लगेगा नीचे की ओर। कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो ये थी। अब इसमें विरूपक बल लगाए हमने ऊपर की ओर, तो ये वस्तु सिकुड़ना प्रारंभ करेगी। तो प्रत्यानयन बल इस वस्तु को पुनः इस अवस्था में लाने के लिए जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो लगेगा नीचे की ओर। तो इन दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि आपके जो प्रत्यानयन बल का जो दिशा होती है वो आपके विरूपक बल की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। यदि विरूपक बल नीचे की ओर है तो प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर होगा, और यदि विरूपक बल ऊपर की ओर है तो जो आपके प्रत्यानयन बल का मान होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अर्थात प्रत्यानयन बल और विरूपक बल की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। ये तो हमने बात कर ली प्रत्यानयन बल की दिशा की, कि इसकी दिशा किसके विपरीत होती है, आपके इसकी जो दिशा होती है वो होती है विरूपक बल की दिशा के विपरीत। अब बात कर लेते हैं इसके मान की। हमेशा याद रखिए, जो आपके प्रत्यानयन बल का जो मान होता है वो सदैव विरूपक बल के मान के बराबर होता है। आप जैसे आपकी वस्तु है, अब इस पे आपने विरूपक बल लगाए नीचे की ओर, जितना विरूपक बल आप नीचे की ओर लगाओगे उतना ही विरूपक बल विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा और उतने ही मान का लगेगा। माना आपने यहाँ 10 न्यूटन का विरूपक बल लगाए हैं तो प्रत्यानयन बल भी 10 न्यूटन का ही लगेगा।
मतलब कि इसको आप जिस बल से खींचेंगे उतने ही विपरीत बल से ये ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल इसे ऊपर की ओर खींचेगा। तो प्रत्यानयन बल की जो दिशा होती है वो विरूपक बल की दिशा के विपरीत होती है, परंतु इसका जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है? विरूपक बल के मान के बराबर ही होता है। तो ये है आपका प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। अब बात आती है प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल का अर्थ होता है यदि आप प्रत्यानयन बल में, इसमें प्रत्यानयन बल में वस्तु के क्षेत्रफल का भाग लगा दे, वस्तु के किसका भाग लगा दे? क्षेत्रफल का भाग लगा दे, तो आपको क्या प्राप्त होता है? प्रतिबल प्राप्त होता है। अर्थात प्रतिबल किसे कहेंगे? यदि हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो आपने 9th 10th में भी सीखा होगा किस प्रकार करते हैं हम। यदि हम क्षेत्रफल को 1 मान लें, यदि हम क्षेत्रफल को 1 मान लेंगे तो जो आपका ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बल हो जाएगा। यदि हम क्षेत्रफल को 1 मान ले तो किसके बराबर होगा? प्रत्यानयन बल के बराबर हो जाएगा। और किसी भी चीज को हम एकांक मानते, किसी भी चीज को यदि हम 1 मानते हैं तो उसे साइंस में क्या कहते हैं? एकांक कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। साइंस में यदि आपको परिभाषा बनानी है तो जो भी चीज डिवाइड में उसे एकांक मान लीजिए और जो ऊपर दिया उसके बराबर उसको कर दीजिए, आपकी परिभाषा बन जाती है। तो एकांक क्षेत्रफल पर, क्योंकि हमने इसे 1 मान लिए, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है? प्रतिबल कहा जाता है। इसे सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है आपका प्रतिबल वो भी 3 प्रकार का होता है। जो प्रतिबल होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा होता है आपका अभिलंब प्रतिबल और तीसरा होता है आपका अपरूपण प्रतिबल। तो आपके 3 प्रकार के क्या होते हैं? प्रतिबल होते हैं। एक पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल और तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। और प्रतिबल क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल के तीनों प्रकार को समझने से पहले हमें किसे समझना होगा? विकृति को समझना होगा, क्योंकि विकृति के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, आपकी आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। तो दोनों का हम अंतर के रूप में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम बात कर लेते हैं विकृति के बारे में कि वास्तव में विकृति होती क्या है। देखिए, विकृति का अर्थ होता है माना यह आपकी कोई सतह है और इस सतह से यह जो आपकी वस्तु है बहुत ही मजबूत रूप से क्या हुई है? लगी हुई है, जिसकी लंबाई हमने कितना मान लिया? आपका L लंबाई मान ली, और यह बहुत ही मजबूत रूप से क्या हुई है? लगी हुई है। अब यदि इस पर मैं नीचे की ओर क्या आरोपित करूं? विरूपक बल आरोपित करूं। क्या आरोपित करूं? विरूपक बल आरोपित करूं, तो यह वस्तु कुछ समय पश्चात क्या होगी? इसकी जो आपकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लंबाई क्या होगी? इसकी बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी? इतनी आपकी क्या बढ़ जाएगी? लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस वस्तु में यदि हमने विरूपक बल आरोपित किए तो क्या हुआ? लंबाई में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब यदि दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं, यह आपका बीकर और इस बीकर में क्या रखा हुआ है? आपका पानी रखा हुआ है और यहाँ मैंने एक बॉल को रख दिया, तो क्या होगा? ये जो जल की जो सतह है वो इस जो बॉल है उस पर विरूपक बल लगाएगी, वो भी पृष्ठ के लंबवत, विरूपक बल आरोपित करेगी। तो इसका कुछ समय पश्चात जो आयतन हो जाएगा, जो इसका आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जल क्या लगाया था? एक प्रकार का दाब लगाया था, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हो गया विरूपक बल। हाँ, क्या लगाया था? विरूपक बल आरोपित कराया था, जिससे कि इसका आयतन था पहले इतना, अब आयतन कितना हो गया? इतना। अर्थात इसके आयतन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो लंबाई में परिवर्तन हो या आयतन में परिवर्तन हो या आकृति में परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर यह सब चीजें होती है तो उस वस्तु में क्या उत्पन्न होती है? विकृति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विकृति उत्पन्न होती है। अर्थात विकृति का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन होता है, जिसे हम विकृति कहते हैं। विकृति का जो सूत्र होता है उसे समझना पड़ेगा आपको अच्छे से।
जो विकृति बराबर होता है आपका, यदि आप लंबाई के संदर्भ में देखेंगे तो ये होता है आपका लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई, ये होता है आपका विकृति का सूत्र। यदि हम बात करें, इसे और प्रकार से भी लिख सकते हैं आपका आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। अर्थात आपको विकृति लिखना हो सूत्र के रूप में तो आप लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई या आयतन में परिवर्तन या प्रारंभिक आयतन के रूप में लिख सकते हैं। जो है आपकी जो विकृति है वो कैसी है आपकी, मतलब कि उस विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन राशि है। जो विकृति है आपकी वो कैसी राशि है? विमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं होती। अब कैसे विमा नहीं होती? देखिए, यदि आप विकृति का ये वाला फॉर्मूला देखिए, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, तो यहाँ भी कोई ना कोई लंबाई आएगी, वो मान लेते हैं जो आपकी लंबाई में परिवर्तन है वो है आपका 10 मीटर आपकी लंबाई में परिवर्तन, यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर। और जो आपकी प्रारंभिक लंबाई है वो थी आपकी 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसल, 5 दूनी 10, तो विकृति का मान कितना आया? 2 आया। क्या 2 की सहायता से आप कोई इसकी विमा बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। उसी प्रकार यदि यहाँ बात करें तो प्रारंभिक आयतन मान लेते हैं आपका था 20 और सॉरी आयतन में परिवर्तन था 20 और प्रारंभिक आयतन था 10, तो यहाँ का भी देखें तो विकृति का मान कितना है? 2 आ रहा है। इसकी भी हम कोई विमा नहीं बना सकते। विमा नहीं बनाने का क्या अर्थ होता है कि आप इसे एम एल टी के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसे राशि? विमाहीन राशि है, क्योंकि इसका यदि हम मान निकाले तो सदैव आपको कैसी राशि प्राप्त होगी? अदिश राशि प्राप्त होगी। अब जो आपकी विकृति होती है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा होता है आयतन विकृति और तीसरा होता है आपका अपरूपण विकृति। तीसरा क्या होता है? अपरूपण विकृति। और यदि आप प्रतिबल के बारे में देखें तो प्रतिबल के भी 3 प्रकार होते थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। तो हम दोनों को ही एक अंतर के रूप में पढ़ेंगे। अब हम प्रतिबल और विकृति के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम पढ़ेंगे प्रतिबल के प्रकार के बारे में। तो प्रतिबल का पहला प्रकार होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इसी प्रकार की कुछ रहती है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। इसी प्रकार की कुछ क्या रहती है आपकी? अनुदैर्ध्य विकृति। देखिए, एक एग्जाम्पल से आप दोनों को समझ जाएंगे। ये माना क्या है आपकी कोई सतह है और इस सतह से आपकी जो वस्तु है वो कैसी हुई है? बहुत मजबूत तरीके से क्या हुई है? लगी हुई है। बहुत ही मजबूत तरीके से क्या हुई है? लगी हुई है, जिसकी प्रारंभिक जो लंबाई है वो कितनी है आपकी? एल है। मतलब जो प्रारंभ में जो उसकी लंबाई थी वो कितनी थी? एल थी। अब इस वस्तु में हमने नीचे की ओर क्या आरोपित किया? आपका विरूपक बल आरोपित किए। क्या किए? नीचे की विरूपक बल आरोपित किए, तो कुछ समय पश्चात इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। ये सभी आप आसानी से जानते हैं, दैनिक जीवन में भी देखते हैं। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो जाएगा? इसकी लंबाई में डेल एल क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। डेल का अर्थ क्या होता है आपका? परिवर्तन। और एल का मतलब हमने क्या माने हैं? लंबाई। तो इसका अर्थ क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन। तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया? इतना हो गया। तो अब जरा हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल को समझने का प्रयास करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आपने विरूपक बल लगाया नीचे की ओर। जैसे आपने विरूपक बल लगाया नीचे की ओर, तो जो आपका विरूपक, जो आपका प्रत्यानयन बल लगेगा वो कैसा लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा आपका प्रत्यानयन बल, क्योंकि आप इसे नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हो। तो उतने ही परिमाण का आपके ऊपर की ओर क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल लगेगा। ऊपर की ओर क्या लगेगा? प्रत्यानयन बल लगेगा। यहाँ भी क्या लगता रहेगा? ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल, जो कि इस वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तब यदि हम इस अवस्था में
इस प्रत्यानयन बल का भाग यदि यहाँ के क्षेत्रफल से लगा दे, यहाँ का क्षेत्रफल हम मान लेते कितना है आपका a है, यहाँ का क्षेत्रफल हम मान लेते कितना है a है, और जो आपका प्रत्यानयन बल है उसे हम क्या मान लेते हैं आपका F है, जो प्रत्यानयन बल है उसे क्या मान लेते हैं F है, तो आपके अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना आ जाएगा F अपॉन A, क्या हो जाएगा F अपॉन A। मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर उसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाए। अनुदिश का अर्थ क्या होता है, शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अनुदिश का अर्थ होता है आपका दिशा में, मतलब कि लंबाई की दिशा में। देखिए इसकी लंबाई की दिशा कुछ इस प्रकार से है, तो यदि किसी वस्तु पर उसकी लंबाई की दिशा में ही विरूपक बल आरोपित किया जाए, देखिए हम लंबाई की दिशा में विरूपक बल आरोपित किया जाए तो उसमें क्या होता है, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। और यदि इस प्रत्यानयन बल में इस क्षेत्रफल का भाग लगा दे, इस क्षेत्रफल का भाग लगा दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्राप्त हो जाएगा। अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी, विकृति का सूत्र क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा। बताइए इस वस्तु में भी अनुदैर्ध्य विकृति के लिए भी यही शर्त फॉलो होती है कि यदि आपने जो भी वस्तु है उसमें यदि उसकी लंबाई की दिशा में बल लगाया है तो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। और उस अनुदैर्ध्य विकृति का मान किसके बराबर होता है, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। अब हमने कैसे निकाले अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला, क्योंकि हमें विकृति का फॉर्मूला मालूम है, लंबाई में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक लंबाई। बताइए इस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल एल हुआ लंबाई में परिवर्तन, तो हमने डेल एल लिख दिया डिवाइड बाय इस वस्तु की प्रारंभिक लंबाई जो कि कितनी थी आपकी स्मॉल एल थी। तो ये हो गई आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। हम बात कर लेते हैं अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के बारे में। देखिए हम मान लेते हैं ये क्या है आपका बीकर है, क्या मान लेते हैं आपका बीकर है, या कोई भी एक ऐसा पात्र है जिसमें क्या हुआ है आपका जल भरा हुआ है, जिसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और यहाँ हमने गेंद रखी हुई है। अभी क्या रखी हुई है हमने, यहाँ गेंद रखी हुई है, और इसका जो आयतन है, इस गेंद का जो आयतन है वो कितना है, v है। इस गेंद का जो आयतन है वो कितना है, v है। अब यदि इस वस्तु पर जो यह गेंद है, इस गेंद पर यदि यह जल पृष्ठ के लंबवत बल आरोपित करे, पृष्ठ के लंबवत विरूपक बल आरोपित करे। देखिए इस गेंद का पृष्ठ क्या है, ये है इस गेंद का पृष्ठ, ये है इस गेंद का क्या है, ये आपका पृष्ठ है। अब इस गेंद के पृष्ठ पर यदि लंबवत विरूपक बल आरोपित हो, लंबवत विरूपक बल का क्या अर्थ होगा कि जब विरूपक बल आरोपित हो तो यहाँ कितने का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लंबवत कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, जब इस सतह पर आपका बल लग रहा है तो वो कैसा लग रहा है, लंबवत। क्यों, क्योंकि यहाँ कितना बनेगा एंगल 90 डिग्री। यदि आप इसे अच्छे से देखें, यहाँ भी कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी कोण कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। यदि किसी वस्तु पर पृष्ठ के लंबवत बल आरोपित हो, लंबवत विरूपक बल आरोपित हो, तो जब विरूपक बल आरोपित होगा तो इसे छोटे करने का प्रयास करेगा। तो इसे क्या करने का प्रयास करेगा, छोटे करने का क्या करेगा, इसे प्रयास करने करेगा, और ये इतना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब इसका आयतन जहां पहले v था, अब वो आयतन कितना हो जाएगा आपका, मान लेते हैं आपका v डैश हो गया। वो आयतन कितना हो गया आपका, v डैश हो गया। तो जब विरूपक बल पृष्ठ के लंबवत आरोपित हो रहा होगा, पृष्ठ के लंबवत आरोपित हो रहा होगा, तो इसकी विपरीत दिशा में, अर्थात इस दिशा में, विपरीत दिशा में, किंतु परिमाण से जितना विरूपक बल आरोपित अंदर की ओर उसे ढकलने का प्रयास करेगा, अंदर की ओर उतना ही प्रत्यानयन बल बाहर की ओर उसे, मतलब कि उसे उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ जो आपका प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, हमने मान लिया वो F है। उस यदि प्रत्यानयन बल का भाग यदि हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगा देते हैं, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल में लगा देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, अभिलंब प्रतिबल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अभिलंब प्रतिबल मिल जाएगा। ओके, अब बात आती है आयतन विकृति की। आयतन विकृति के लिए हमें निकालना है, तो विकृति का सूत्र क्या होता है आपका, विकृति का सूत्र होता है आपका आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाय प्रारंभिक आयतन। तो बताइए आपका प्रारंभिक आयतन कितना था, v, तो लिख लेते हैं v, और आपका आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि माना है ये आपकी गेंद थी,
इसका प्रारंभिक आयतन था 20। अब इसका जो है आयतन है वो कितना हो गया, जब इस पर पृष्ठ के लंबवत विरूपक बल आरोपित हो गया तो आयतन हो गया 10। तो बताइए इसके परिवर्तन कितना आया, 10 का आया होगा, तभी तो ये 10 कम हुआ। परिवर्तन का क्या अर्थ होता है कि कितनी कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो यहाँ से यहाँ के आयतन में कितने की कमी हुई है, 10 की कमी हुई है, तो यहाँ परिवर्तन कितना होगा, 10 का होगा। तो यहाँ हमने परिवर्तन निकालने के लिए क्या किए, जिसका मान अधिक है अर्थात प्रारंभिक अवस्था का आयतन माइनस अंतिम अवस्था का आयतन। अब यदि हमने आयतन में परिवर्तन निकालना है तो क्या करना होगा, प्रारंभिक अवस्था का आयतन माइनस अंतिम अवस्था का आयतन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था का आयतन माइनस अंतिम अवस्था का आयतन, और v माइनस वी डैश को हम डेल v भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका आयतन विकृति और ये होता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के सदैव याद रखिएगा कि जो आपका विरूपक बल लगेगा वो लगेगा आपके पृष्ठ के लंबवत। वो क्या लगेगा, आपके पृष्ठ के लंबवत लगेगा। पृष्ठ के लंबवत लगेगा तो विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल आरोपित होगा। उस यदि प्रत्यानयन बल का मान में यदि आप उसके क्षेत्रफल का भाग लगाते जो कि यहाँ पे है, उस क्षेत्रफल का भाग लगाते हो आपको अभिलंब प्रतिबल मिल जाएगा, और आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाय आयतन करेंगे उसका तो आपको आयतन विकृति प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपरूपण प्रतिबल और आयतन और अपरूपण विकृति के बारे में। देखिए यह क्या है, आपकी माना सतह है, यह क्या आपकी सतह है, पृथ्वी की सतह, और इस पृथ्वी की सतह पर आपकी एक वस्तु रखी हुई है। इस प्रकार से आपकी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी L है। अब यदि मैं इस वस्तु पर विरूपक बल आरोपित करूं, वो भी किस प्रकार से, स्पर्श रेखीय। कौन सा बल आरोपित करूं, स्पर्श रेखीय विरूपक बल आरोपित करूं, तो उसकी कुछ समय पश्चात स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी आपकी। जो आपकी नीचे की जो सतह होगी ना इसकी यहाँ की, इसे आपको क्या मानना है, इसे आपको ये मानना है कि जो नीचे की जो सतह होगी वाली वस्तु की, वो पृथ्वी की सतह से एकदम लगी हुई है, एकदम जुड़ी हुई है, वो कभी हिलने नहीं वाली। तो जैसे हम इस वस्तु पर स्पर्श रेखीय बल आरोपित करेंगे तो नीचे की जो सतह है आपकी वो तो कैसी रहेगी, स्थिर ही रहेगी। लेकिन जैसे हम इस पर इस ओर बल लगाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी आपकी। देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी इस प्रकार से। देखो ये आपकी वस्तु थी, अब इस पे मैंने स्पर्श रेखी मतलब इसको ऐसे की ओर ढकला, तो ये नीचे वाली सतह जो थी वो तो यही की ही है, लेकिन केवल ऊपर वाली सतह क्या हो गई आपकी, हिल गई। केवल ऊपर वाली सतह क्या हुई आपकी, हिल गई। तो प्रारंभ में ये यहाँ थी, प्रारंभ में जो इसकी स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी आपकी, ऐसा। प्रारंभ में वस्तु कहाँ थी आपकी, यहाँ थी। प्रारंभ में जो वस्तु थी आपकी वो कहाँ थी, यहाँ थी। देखिए पहले ऐसा था और ये यहाँ क्या था, ऐसा था। लेकिन जैसे मैंने इस पर विरूपक बल आरोपित किया तो वो कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हम मान लेते हैं कि पहले था ये यहाँ था, पहले वो वस्तु यहाँ थी ऐसे। अब इस वस्तु पर मैंने जैसे विरूपक बल आरोपित किया तो पहले वस्तु यहाँ थी, अब आगे यहाँ, मतलब कि कोई ना कोई विस्थापन हुआ होगा। तो उस विस्थापन को मान लेता हूं मैं कितना है, x है, और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी वो कितनी मान लेते हैं, वो हमने कितनी माना था, L माना था, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम अपरूपण विकृति का मान देखें तो अपरूपण विकृति का मान क्या हो जाएगा, x/L। अर्थात अपरूपण, इस स्थिति में अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या होगा, दो, ये देखिए ये दोनों पृष्ठ है, ये वस्तु का पहला पृष्ठ, ये वस्तु का दूसरा पृष्ठ। तो दो विपरीत पृष्ठों के मध्य, ये दो विपरीत पृष्ठ है के मध्य जितना भी आपका विस्थापन हुआ है डिवाइड बाय दो विपरीत पृष्ठों के मध्य की दूरी, ये क्या कहलाती है, आपकी अपरूपण विकृति। और अपरूपण प्रतिबल क्या होगा, देखिए जैसे हमने इस वस्तु पर आपका स्पर्श रेखी क्या लगाया, विरूपक बल आरोपित किए, तो बताइए विपरीत दिशा में कौन सा बल आरोपित होगा, इस पर विपरीत दिशा में एक बल आरोपित होगा, वो होगा आपका प्रत्यानयन बल। तो यदि उस प्रत्यानयन बल का भाग यदि हम यहाँ के क्षेत्रफल पर लगा दें,
हमेशा याद रखना, जिस भी सतह पर विरूपक बल आरोपित कर रहे हैं उसी सतह का क्षेत्रफल लेंगे सुविधा के लिए। तो जैसे आप इस सतह पर स्पर्श रेखी विरूपक बल आरोपित करेंगे इस दिशा में, तो विपरीत दिशा में एक प्रत्यानयन बल आरोपित होगा। उस यदि प्रत्यानयन बल का भाग आप किस में लगा दे, प्रत्यानयन बल का भाग यदि यहाँ के क्षेत्रफल में लगा दे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको अपरूपण प्रतिबल प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे कि हमने मान लिया ये है आपकी क्या है, वस्तु है। अब इस वस्तु में इस प्रकार से बल आरोपित करूं कि ये जो वस्तु है ये कभी, जो इसकी ये वाली सतह है वो कभी आपकी हिलेगी नहीं, लेकिन मैं इस पर आपका कुछ इस प्रकार से क्या करूं, बल आरोपित करूं। मतलब कि ये होता है आपका स्पर्श रेखीय, मतलब कि मैं इसको आपके स्पर्श रेखी क्या लगाऊं, विरूपक बल लगाऊं, तो इसका जो है केवल ऊपर का सतह आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये कहना चाहता है आपका ये वाला डायग्राम। तो मैंने इस पर क्या किया, यह थी आपकी सतह। अब इस पर मैंने स्पर्श रेखी बल आरोपित किया केवल इसकी ऊपरी सतह पर, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गई, जबकि नीचे की सतह क्या थी, स्थिर थी। तो आपके अपरूपण प्रतिबल के लिए क्या आवश्यक है कि जो भी आप वस्तु लेंगे उसका एक जो सतह होगी वो कैसी होगी, स्थिर होगी, और उस वस्तु पर जो विरूपक बल लगेगा वो कैसा लगेगा, आपका स्पर्श रेखीय लगेगा। तो विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। यदि उस प्रत्यानयन बल में यदि आप यहाँ के क्षेत्रफल का भाग लगा दे तो आपको अपरूपण प्रतिबल प्राप्त हो जाएगा। और अपरूपण विकृति के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ आपको नया करना है कि दो विपरीत प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये चल सकता है जबकि नहीं चल सकता, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो दो विपरीत पृष्ठों का जितना भी आपका विस्थापन हुआ है, देखिए दो विपरीत पृष्ठों में देखिए कितना विस्थापन हुआ, पहले थी यहाँ, अब आ गई है ये यहाँ, तो विस्थापन कितना हुआ x, और इसकी प्रारंभिक लंबाई हमने l माने थे, तो अपरूपण विकृति क्या हो जाएगी, x/l। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रतिबल और उसके प्रकार और विकृति उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।